T20 वर्ल्ड कप 2024 को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एशिया रीजनल फाइनल जो है वो कल से शुरू होने वाले हैं, यानी कि दो टीम्स ये इस टूर्नामेंट से जाएंगी T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलने के लिए। एशिया की तरफ से जो भी एशिया टीम्स होंगी उनमें से दो टीम्स जो है T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलने के लिए जाएंगी। वो दो टीम्स कौन सी होंगी? उस टूर्नामेंट का जो टूर्नामेंट की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं कल से होने वाली है और कल 4 मैचेस कहीं ना कहीं होने वाले हैं। पहले फर्स्ट हाफ में 2 मैचेस और सेकंड हाफ में 2 मैचेस। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नेपाल वर्सेस अगर देखें सिंगापुर और यूएई वर्सेस बहरीन और ओमान वर्सेस मलेशिया और कुवैत वर्सेस हांगकांग। तो ये यानी कि कल पूरी की पूरी 8 टीमें हमें एक्शन में नजर आएंगी पहले डे 1 में ही, और 4 के 4 मैचेस यहाँ पर होने हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ पर अगर करें सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पर करते हैं। मैच प्रीव्यू में अगर हम बात करें तो माफ कीजिएगा नेपाल वर्सेस सिंगापुर की अगर हम बात करें तो शुरुआत सबसे पहले प्लेइंग 11 से की जाए। जरूर देखिए, अगर हम नेपाल की बात करें तो यहाँ पर रोहित पौडेल कप्तान, उसके बाद कुशल भुरतेल, आसिफ शेख की बात के जो हमें प्रोबेबल 11 में जो लगते हैं, कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह हैरी, गुलशन झा, उसके बाद सोमपाल कामी, करण केसी, संदीप लामिछाने, ललित राजवंशी और अविनाश बोहरा। जी हाँ, ये प्रोबेबल 11 जो डेली क्रिकेट की तरफ से पहले मैच के लिए। बिल्कुल। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर सिंगापुर की दूसरी तरफ, तो सिंगापुर की जो प्लेइंग 11 होगी वो एन किस तरीके की होगी? जरूर देखिए, हम अगर सिंगापुर की बात करें तो यहाँ पर आदित्य दत्ता जो है उनको कप्तान बनाया गया है। बड़ा अजीब डिसीजन है, हर कप में या हर इवेंट में कप्तान बदल रहे हैं। ये थोड़ा सा अपने आप में, पिछले साल खेले थे आदित्य दत्ता, उनको सीधा कप्तान बना दिया, अजीब है। आदित्य दत्ता, रोहन रंगाराजन, सुरेंद्र चंद्रमोहन, अनीश पराम, जनक प्रकाश, अक्षय पुरी, रमेश कालीमुथु, अनंत कृष्णा, अमृत कौल, मनप्रीत सिंह, उत्सव रक्षित। तो ये प्लेइंग 11 जो प्रोबेबल हमें लगती है सिंगापुर की नेपाल के खिलाफ पहले मैच। बिल्कुल। वहीं अगर आप बात करें प्लेइंग 11 की बात थोड़ी हटके एंड हेड टू हेड की, तो नेपाल वर्सेस सिंगापुर T20I में हेड टू हेड का हाल क्या कहता है अगर आप T20I में देखें? जरूर देखिए, 2 मैचेस खेले हैं, दोनों ने आपस में, एक में नेपाल को जीत मिली है और एक में सिंगापुर को जीत मिली है। सभी को याद होगा सिंगापुर को जो जीत मिली है वो किन की वजह से मिली थी। बिल्कुल सही कहा, वो प्लेयर अब उस टीम में नहीं है और सिंगापुर की जो रिसेंट फॉर्म है वो बहुत खराब है। चलिए इसी में बात करते हैं। रिसेंट फॉर्म की यहाँ बात करें तो डेफिनेटली नेपाल की जो फॉर्म है वो काफी बेहतरीन रही है। अगर हम एक फाइनल जो मैच रहा ट्रांजिशन सीरीज का उसको, और उसमें भी अच्छा रहा क्योंकि 162 करीब करीब डिफेंड करने थे, उसके बावजूद 70 पे 0 थी टीम हुई, उसके बाद उस मैच को यहाँ तक ही लाना वो भी अपने आप में एक पॉजिटिविटी और जीत जरूर है। हाँ, लेकिन एट द एंड कुछ पहलुओं में टीम हारी जरूर है, लेकिन वो सामने अपने यूएई थी और यहाँ पर ओपोनेंट बिल्कुल डिफरेंट ओपोनेंट है। तो यहाँ पर नेपाल को कोई दिक्कत, यहाँ पर हमें लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत इस गेम में होने वाली है। तो नेपाल की जो फॉर्म है रिसेंटली वो काफी बेहतरीन रही है T20I में। वहीं अगर सिंगापुर की बात करें तो उनकी फॉर्म बहुत ही डिजास्टर रही है। मेरे ख्याल से उनके लास्ट 25-30 मैचों में उन्होंने 3 या 4 ही मैचेस जीते या 2-3 मैचेस ही जीते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरिबल उनकी परफॉर्मेंस बयान करती है। वो एशियन गेम्स में गए, उसके अलावा उन्होंने मैचेस खेले, साउथ ईस्ट एशियन गेम्स में वो गए थे, हर जगह उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी ज्यादा खराब देखने को मिली है। अगर हम बात करें सिंगापुर की तो रिसेंट फॉर्म उनकी काफी ज्यादा खराब है। कोई एक प्रोमिनेंट प्लेयर भी वो पिक नहीं कर पाते कि आज ये कम से कम ये जो है इन पर भरोसा कर सकते हैं, इन्हें हम पिक कर सकते हैं कि आज हमारी टीम के लिए परफॉर्मेंस करेंगे। आज एक प्लेयर करते हैं तो वो अगला प्लेयर अगला परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको 8-9 मैच और लग जाते हैं। तो इस बीच में पूरी की पूरी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो धराशायी हो जाती है। टीम यूनाइट होकर हमें सिंगापुर की रेयर ही परफॉर्म कर देखने को मिलती है। एंड रिसेंट टाइम्स की अगर हम बात करें, जरूर देखिए, अब थोड़ा टीम में मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम है। आदित्य दत्ता को कप्तान बनाना और फिर नवीन पराम जो थे वो अच्छा कर रहे थे, ठीक बढ़िया कर रहे थे, वो उनका एवरेज भी अच्छा खासा है T20 में, उनको उन्होंने बाहर कर दिया अचानक से इस टूर्नामेंट के लिए। क्यों बाहर किया? अच्छे थे, आपके पास कोई ऐसे प्लेयर नहीं है कि हाँ जिनकी जगह पर आप, उन्होंने खराब खेला तो आपने किसी अच्छे प्लेयर को आपने यहाँ पर शामिल कर लिया। सही कहा आपने, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप किसी को हटा रहे हैं तो पूरी की पूरी प्लेइंग 11 जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये थोड़ा अजीब है, एक पिछले साल खेले हुए प्लेयर को कप्तान बना देना और उस प्लेयर को बाहर कर देना जो अच्छा खासा थोड़ा बहुत खेल रहे थे, अच्छा एवरेज है। अक्षय पुरी ही एक है जो स्पिनर है जो एक बढ़िया जो रिदम में रहते हैं, हर वक्त बहुत अच्छा करते हैं, बस वही खिलौते हैं, बाकी तो कोई इतना अच्छा खासा दिखता नहीं है। अब मैच डे पे क्या होगा क्या नहीं वो हम पिछले 1-1.5 साल से देख ही रहे हैं। सिंगापुर का परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस तो जनक प्रकाश के पास है, जी हाँ, उन्हीं की बात करने वाला। रोहन रंगाराजन है, सुरेंद्र चंद्रमोहन है, ये कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आदित्य दत्ता भी हैं, लेकिन आदित्य दत्ता का एवरेज 16 का एवरेज है। कहाँ से आप इतने बड़े इवेंट में, टूर्नामेंट में कम्पीट करने भी आ रहे हैं, ये अपने आप में हैरानी की बात। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात एक चीज आपने सही कहा, मैनेजमेंट का भी यहाँ पर दोष जरूर देना होगा, क्योंकि मैचेस नहीं खेल रही टीम सिर्फ स्पेसिफिकली वही मैच में खेलती हुई दिखती है जो या फिर क्वालिफायर हो या कोई गेम्स हो, बस इवेंट हो, तभी वो जाते हैं। आप इतनी बड़ी सीरीज के लिए सिंगापुर की तैयारी क्या थी? कुछ भी नहीं,
कोई तैयारी नहीं, वही अपना इंडोर प्रैक्टिस, वही टिपिकल जो उनका चलता है वही चलता रहता है। कुछ आपको कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेने होंगे। अब देखिए, अब आप क्रिकेट टीम है तो आपको करना पड़ेगा जरूर। अब वो प्लेयर्स कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो तो बहुत सारी टीमों के करते हैं। आपके पास बजट क्या है नहीं है, तो आप क्रिकेट में आए हैं तो फिर करना पड़ेगा, वरना क्रिकेट में आना नहीं था। ऐसी अगर टीम 100 साल बाद भी ऐसी ही खेलती रही तो फिर फायदा क्या हो रहा है? फिर आप वेस्ट कर रहे हैं उनका किट, उनके इन सब चीजों में भी खर्चा हो रहा है, वो भी खर्चा बेकार है, उसको भी आप बंद कर सकते हैं। तो ये जब आ गए हैं तो फिर आपको खर्चे करने होंगे, मैच सीरीज करानी होंगी, कैसे स्पॉन्सर्स निकालने, कैसे वो खर्चे निकालने हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है, तभी आप क्रिकेट बोर्ड बनाए गए होंगे। वहीं पर नेपाल की बात करें एन, तो इस मैच के लिहाज से अगर हम देखें तो टॉस जीतकर नेपाल के पर्सपेक्टिव से अगर मैं कहूं तो क्या, क्योंकि सिंगापुर के लिए टॉस कोई खास मैटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग उनके सामने बैठी हुई है। फिर भी T20 है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सिंगापुर की जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक वैसी निकली नहीं है। लेकिन नेपाल के लिए टॉस जीतकर क्या आपको लग रहा है सुबह का वक्त होगा, तो मेरे ख्याल से टॉस जीतकर वो ये चाहेंगे कि बैटिंग कर कहीं ना कहीं हम रन्स बड़ा लगाएं, एक टीम्स के साथ जो सारे बैट्समैन कहीं ना कहीं अच्छे से टच में आए, या फिर आपको लग रहा है कि जल्दी से कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करें? नहीं, जल्दी वाला किस्सा नहीं, यहाँ पर थोड़ा बॉलिंग को टेस्ट करने की जरूरत है। आप बैटिंग ले पहले टॉस जीतकर, उसके बाद थोड़ा डिफेंड करने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। सिंगापुर के सामने भी अगर आप उनको जल्दी से आउट करेंगे, ऑल आउट करेंगे, अच्छी तरह अपनी बॉलिंग को थोड़ा टेस्ट करें। संदीप आ रहे हैं तो उनको भी थोड़ा प्रेशर सिचुएशन में लेकर आइए कि चलिए आपको डिफेंड करना है अब, तो प्लीज़ आप लोग करिए, क्योंकि बॉलर्स को अभी भी थोड़ा अपने ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है एज कम्पेयर टू बैट्समैन। बिल्कुल सही कहा आपने, और कहीं ना कहीं वो बात और है कि सिंगापुर उस तरह का टेस्ट ले नहीं पाएगा आपका, क्योंकि वो हम लगातार एक इनिंग देख सकती है हमें 40 या 30 रन की, उसके अदरवाइज मुश्किल सा नजर आता है। जी हाँ बिल्कुल, और अगर वो कर पाए तो डेफिनेटली उनकी तारीफ जरूर बनेगी, लेकिन पहले वो उन्हें करना होगा, दिखाना होगा। तो ओवरऑल इस मैच की बात करें तो यहाँ पर क्लियर है नेपाल फेवरेट्स है, 95% यहाँ पर नेपाल को दे सकते हैं और 5% क्रिकेट के लिहाज से सिंगापुर को दे सकते हैं। खैर यहाँ पर ये रिजल्ट रहने वाला है। उसके बाद अगले मैच की बात करें, ये मैच बहुत बेहतरीन होगा, यूएई वर्सेस बहरीन। इस मैच की बात करें तो अभी तक T20 में दोनों टीमें 2 बार हार चुकी हैं और दोनों बार यूएई को नहीं बहरीन को जीत मिली है। तो ये एक ग्लोबल क्वालिफायर में, गल्फ फ्रंटियर चैंपियनशिप में अभी जो रिसेंटली हुई थी, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। भले नेपाल यूएई ने ट्रायल्स सीरीज जीती हो, लेकिन बहरीन के सामने वो हमेशा जो है खाते हुए नजर आते हैं। और ये एक बार की नहीं कि एक बार तुक्का हो गया, दूसरी बार भी बहरीन ने उन्हें मात दी है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल सही बात है। 2 मैचेस खेले हैं, दोनों उन्होंने हारे हैं यूएई ने। और अगर हम यूएई की प्लेइंग 11 पर अगर गौर करें कि क्या प्लेइंग दोनों टीम्स की, बिल्कुल दोनों टीमों की क्या हो सकती है, तो कुछ इस तरह से होगी कि मोहम्मद वसीम कप्तान, आर्यन शर्मा, वृत्ति अरविंद, आसिफ खान, अलीशन शराफू, बासिल हमीद, अयान खान, माफ़ कीजिएगा जहूर खान, जुनैद सिद्दीकी, अली नासिर और लिनास केसवानी। तो ये हमारी तरफ से प्रोबेबल 11 है। लिनास केसवानी को तो हम ज़रूर चाहेंगे कि वो यहाँ पर आए, अच्छा कर रहे थे और वो टीम में बने रहे। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ अगर बहरीन की टीम की बात की जाए तो उनकी प्लेइंग 11 क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ज़रूर उमर तूर जो कप्तान है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, अच्छा है। अब्दुल माजिद, इमरान अली, हैदर अली, इमरान अनवर, जुनैद अजीज़, रिजवान भट्ट, अली दाऊद, अहमद बिन नसीर, सतैया, वीरापतिरन, जी हाँ, और साई सार्थक। तो ये जो प्लेइंग 11 हमें लगती है बहरीन की, जो कि प्रोबेबल तरीके से नज़र आ सकती है पहले मैच में यूएई के खिलाफ। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी कुछ अच्छे नाम यहाँ पर जरूर हैं टीम के पास, कुछ अच्छे ऑलराउंडर हैं, कुछ अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बॉलर हैं। तो बहरीन की जो टीम है वो भी काफी स्ट्रांग नजर आ सकती है इस गेम में। ओवरऑल अगर हम देखें तो बहरीन वर्सेस यूएई जो हुआ है, अभी जो गल्फ फ्रंटियर चैंपियनशिप में हुआ था, वहां पर एक लो स्कोर डिफेंड किया था यूएई के खिलाफ अगर हम देखें। और उसके अलावा जो ग्लोबल क्वालिफायर में हराया था, वहां पर मेरे ख्याल से 2 रन से यूएई उस मैच को हारा था शायद। ये बॉलिंग बहुत क्लोज हो गया था, वहां पर भी बहरीन को जीत मिली है। लेकिन बहरीन ने कहीं ना कहीं जहां पर इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेजेस पे गेम की परफॉर्मेंस दी है, जहां पर यूएई के खिलाफ वो जीतने में कामयाब रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो डेफिनेटली हम यहाँ पर 60% यूएई को देना चाहेंगे जीत के लिहाज से अगर हम देखें, और 40% यहाँ बहरीन को देखें। फिर भी 40% होता है। T20 क्रिकेट है और बहरीन ने कर दिखाया है 2 बार इससे पहले, तो डेफिनेटली उनसे वापस से उम्मीद होगी कि वो बेहतर कर सके। और अगर ये हो गया तो सच यकीन मानिए पहले ही दिन ये टूर्नामेंट पूरा ओपन अप हो जाएगा और स्पाइस अप हो जाएगा अगर बहरीन ने पहले ही दिन यहाँ पर यूएई को मात दे दी। कारण यूएई के लिए आप क्या देख रहे हैं, बैटिंग में कंसर्न आप ज़्यादा देख रहे हैं या बॉलिंग में? इस मैच में क्या करना चाहेंगे वो? टॉस जीतकर पहले उनका क्या इरादा रहेगा? नहीं, ज़रूर देखिए, टॉस जीतकर वो कहीं ना कहीं ये दें कि स्कोर उनको पता चले, स्कोर एक पता चले, बॉलिंग करें। जी हाँ, स्कोर थोड़ा पता चले, क्योंकि अगर यूएई बैटिंग करेगा तो थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि हाँ
सामने वाली टीम चेस भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि यूएई की जो बैटिंग है उस तरीके से नहीं चल रही। अगर हम देखें कोई एक बल्लेबाज फ्लॉप हो जा रहे हैं 160, 140, 160 और मिडिल ऑर्डर तो हमें टेस्ट मैच खेलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो 140, 160 के अराउंड बार बार रह जा रही है टीम। तो ये अपने आप में थोड़ा सा बहरीन के लिए अच्छा होगा कि अगर उन्हें चेस करने को 140, 160 मिल जाए, ये तो उनके लिए बहुत बड़ा एक बोनांजा होगा कहीं ना कहीं। लेकिन यूएई को अगर बल्लेबाजी करनी है तो भाई 180 देना होगा। बहरीन इतने सस्ते में सिमटने वाली नहीं है कि 140 मिला और वो शायद कोशिश ना करें। 160 में भी वो पूरे मैच में ऑन रहेंगे। इस तरीके की बैटिंग बहरीन ने दिखाई है यूएई के खिलाफ। तो कोशिश करनी होगी कि यूएई थोड़ा बल्लेबाजी में वर्क करे अपना थोड़ा सा, तो बेहतर होगा। बिल्कुल वही बहरीन की बात करें तो उन्हें भी कहीं ना कहीं टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ही लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पास भी अगर एक चीज स्कोर माइंड में रहे उसके बाद वो बैटिंग करे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो दोनों टीमों को टॉस जीतकर पहले बॉलिंग लेना कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। दोनों के पर्सपेक्टिव से हमने आपके सामने रखा और परसेंटेज 60% यूएई लगता है, लेकिन 40% भारी भरकम बहरीन को भी हम देना। माफ कीजिएगा, यूएई को पहले टॉस जीतकर बैटिंग लेनी चाहिए। जी हाँ। क्यों? क्योंकि उनकी बैटिंग इतनी वो नहीं है कि वो बिल्कुल जी हाँ जरूर कि वो थोड़ा सा स्कोर दे, अच्छा स्कोर पहले खड़ा करे। ऐसा नहीं कि उनकी बैटिंग बहुत फ्रेजाइल चल रही है। अगर उनके सामने यूएई के सामने 160 भी आया तो कोई भरोसा नहीं है कि अरे भाई चेज हो पाएगा या नहीं, क्योंकि सीधा बासिल हमीद फिर ऊपर मोहम्मद वसीम आउट होते हैं, बीच का पूरा खोखला में बस अब इतना स्लो खेलते हैं कि बस तो अपने आप में प्रेशर आता है। बासिल हमीद 2 बार तो कर चुके हैं उस ट्राई सीरीज में, अब इस इवेंट में कर पाएंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हाल है यूएई वर्सेस बहरीन गेम का। वही तीसरे गेम की बात करें तो ओमान वर्सेस मलेशिया, ये भी एक अच्छा गेम हमें देखने को बहुत अच्छा मिल सकता है। हेड टू हेड में क्या हाल है? कभी भिड़े T20 आई में हेड टू हेड में, उसके बाद बात करेंगे प्रो 11 की। नहीं, अभी तक तो भिड़े नहीं है, इंतजार है। फर्स्ट इनकाउंटर होगा दोनों का इस एशिया रीजनल फाइनल्स में, देखते हैं कौन बाजी मारता है। चलिए, पहला इनकाउंटर है तो बड़ा मजा जरूर आएगा। खैर, प्रो 11 क्या कहती है, फिर बात करते हैं इन दो टीम्स के बारे में। जरूर। जिशान मकसूद, ओमान की बात करें, जिशान मकसूद कप्तान है। आकिब इलियास, कश्यप प्रजापति, शोएब खान, अयान खान, मोहम्मद नदीम, बिलाल खान, कलीमुल्लाह, फैयाज भट्ट, महरन खान और सिद्धार्थ बुकापत्नम जो कि स्पिनर है। महरन खान राइट आर्म मीडियम पेसर है। तो यहाँ इन दोनों को जो हमें लगता है डेली क्रिकेट को मौका मिलेगा फर्स्ट मैच। बिल्कुल भाई। मलेशिया की बात करें तो उनके जो प्लेयर्स हो सकते हैं प्लेइंग 11 में वो है अहमद फैज कैप्टन, वीरेंद्र सिंह, सैयद अजीज, मोहम्मद आमिर, विजय उन्नी, एमुल हफीज, जुबैद जुल्फिकल, सियाजुल उद्रुस, रिजवान हैदर और शाविन मुनियांडी और पवनदीप सिंह। तो ये कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम मलेशिया की इस गेम में। एंड ओमान वर्सेस मलेशिया हेड टू हेड भले ना भिड़े हो, लेकिन मलेशिया ने रिसेंटली कुछ अच्छा क्रिकेट जरूर दिखाया है। अभी एशियन गेम से बांग्लादेश के खिलाफ वो बेस्ट ऑफ मार्जिन से 2 रन से कहीं ना कहीं रह गए। और उसके बाद अगर हम देखें ओमान का, तो वो तो एक जबरदस्त रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं। डेफिनेटली अगर हम फॉर्म के लिहाज से देखें तो यूएई, नेपाल और ओमान ये तीनों एक कड़क फॉर्म में चल रहे हैं। खूब अच्छा क्रिकेट उन्होंने दिखाया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओमान ने भी गल्फ टूर्नामेंट चैंपियनशिप जीता जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से। उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ भी सीरीज उन्होंने 4-1 से जीती। तो कहीं ना कहीं अच्छे टच में नजर आ रहे हैं ओमान वर्सेस अफगानिस्तान। कॉन्टेस्ट अच्छा तभी होगा जब मलेशिया अपने पूरे एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उनके पास वो प्लेयर्स हैं जो काफी वक्त से कई सारे क्वालिफायर्स और कई सारे टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं। और ऐसे मोमेंट पे अगर वो अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आखिर कब करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। और मलेशिया के लिए भी यही है कि उनको अगर वो पहले मलेशिया के लिए क्या रहता है? जी बिल्कुल। मलेशिया का सीधा साफ है कि अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो बहुत बड़ा स्कोर देना क्योंकि उनकी बॉलिंग, क्योंकि यहाँ जो पिचेस हैं वो काफी अच्छी हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पर मदद भी मिलेगी बॉलर्स को। ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन कराना, लेकिन डिसिप्लिन बॉलिंग करानी होगी, क्योंकि जो विकेट है वो काफ़ी अच्छा है बैटिंग के लिए, बहुत बेहतरीन विकेट है। आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा स्कोर लगाने की ज़रूरत है पहले, और दूसरी चेस कर रहे हैं तो कम से कम थोड़ा सिंसियर, थोड़ा सा विद द बॉल खेलने की ज़्यादा ज़रूरत है, अगेंस्ट द बॉल खेलने की नहीं। उसका खामियाजा हम देख चुके हैं अगेंस्ट द बॉल खेलने की, कि 50 रन पे सेटल इन बैट्समैन किस तरीके से अगेंस्ट द बॉल जाकर खेल रहे थे और वो मैच भी हार गए। हम बात कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह की एशियन गेम्स। बिल्कुल, एशियन गेम्स से बांग्लादेश के खिलाफ जब वो 50 ऑलरेडी मार चुके थे, जहां पर वो उन्होंने अगेंस्ट द स्पिन जाकर जो शॉट खेला वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत भारी पड़ा, और टीम के लिए भी, जहां पर टीम एक बहुत बड़ा हिस्ट्री वहां पर जी हाँ बना सकती थी। और ये एक मैच की बात नहीं है, मलेशिया के प्लेयर्स ने कई बार अपना विकेट इस तरह से वो थ्रो करते हुए हमें नजर आए हैं। तो इस चीज़ पर मलेशिया को ध्यान देने की जरूरत है। एंड ओमान के लिए आप क्या देख रहे हैं कि बैटिंग में वहाँ पर जीशान और आकिब इलियास तो ज़बरदस्त फॉर्म में चलते हैं, रन करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेशर बाकी बैट्समैन पे ओमान के होगा कि तो मुझे लगता है कि टॉस जीतकर ओमान को पहले बैटिंग लेनी चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि उनकी बैटिंग जो है वो कमजोर कड़ी रही है। आकिब और जीशान के अलावा उतनी ज़्यादा हमें टच में नजर नहीं आती। बिल्कुल सही कहा आपने। बॉलिंग तो फिर भी बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं है। अगर बैटिंग के मुकाबले देखिए आकिब भी अब बॉलिंग कराने लगे हैं। सामने वाली टीम जो है, जो
आकिब को ही मुश्किल हैंडल कर पाएंगे, फिर जिशान है, फिर अपने में यहाँ बिलाल, कलीमुल्लाह, फयाज भट्ट, अब दो हमने माफ कीजिएगा ओमान ने नए इंक्लूजन भी जो हमें लगता है मेहरीन खान और सिद्धार्थ बुकापत्तनम जो खेलते हुए नजर आएंगे, जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खासा किया था। तो यहाँ पर बैटिंग के लिए ध्यान देना पड़ेगा ओमान को। भाई जिशान और आकिब भी है जो रन्स कर रहे हैं, ऊपर थोड़ा कश्यप प्रजापति अगर चल गए, शुरुआत मिली तो डेफिनेटली है ओमान यहाँ पर इन 3 प्लेयर्स की बदौलत भी ओमान एक अच्छे स्कोर पर पहुँच सकता है। अगर केपी यानी कि कश्यप प्रजापति चलते हैं तो, नहीं चले तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि ये दोनों बल्लेबाज कितने हद तक टीम का स्कोर पहुंचा पाते हैं। बस इन्हीं के सर्कल में घूमती रहेगी, एक है आकिब इलियास और दूसरे हैं जिशान मकसूद। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं और वहीं मलेशिया की अगर बात करें तो डेफिनेटली अगर वो टॉस जीतते हैं तो यहाँ पर पहले उन्हें बॉलिंग के लिए जाना चाहिए, ताकि उनके पास भी एक स्कोर माइंड सेट हो और उसके अकॉर्डिंग वो बैटिंग करते हुए नजर आ सके। तो खैर ये हाल रहा मलेशिया वर्सेस ओमान गेम का। और अगर विनिंग परसेंटेज की यहाँ बात की जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हम 60% ओमान को देंगे और 40% मलेशिया को देंगे, क्योंकि मलेशिया को रिसेंटली अच्छा क्रिकेट खेला है और उम्मीद करते हैं कि आप एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें से 4-5 प्लेयर लगातार कितने क्वालिफायर, कितने वॉलंटियर सीरीज, कितनी जगह टूर कर चुके हैं। अगर वो अब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आखिर कब तक करेंगे और कब तक ये बहाना चलता रहेगा कि अभी भी मलेशिया सीख ही रहा है, क्योंकि 4-5 प्लेयरों के लिए वो सीखने वाला वर्ड यूज नहीं होता, वो ऑलरेडी बहुत जगह खेलकर बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो अब अप्लाई करने की बारी है। तो 60-40 यहाँ पर होता है। लास्ट मैच की बात करें यार, अगर मैं देखूं यहाँ पर हांगकांग वर्सेस कुवैत, डेफिनेटली हांगकांग इससे अभी बहुत ही खराब टच में चल रहा है, लेकिन जैसे हमने पहले कहा उनको एक कॉन्फिडेंस जरूर रहेगा जो उन्होंने लास्ट मैच में गेन किया ट्रिपल ट्रांजिशन, जहां पर उन्होंने 200 प्लस की 212 से उन्होंने लगा दिए थे बोर्ड पे, वो भी यूएई के खिलाफ जो ट्रांजिशन सीरीज को जीता। तो एक पॉजिटिव जरूर लेकर गए हैं। दूसरी तरफ कुवैत है जहां पर वो सब रीजनल क्वालिफायर जीत कर आए हैं। गल्फ टूर्नामेंट चैंपियनशिप की फॉर्म इतनी खासा नहीं रही थी, लेकिन सब रीजनल क्वालिफायर में उन्होंने काफी बेहतर क्रिकेट दिखाया और वो यहाँ पर आ गए हैं। तो कुवैत मामला बिगाड़ने वाली टीम ज्यादा नजर आती है। बिल्कुल कुवैत इस तरह की टीम है, आप कुवैत से अभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते वो सीधा फाइनल में पहुंच जाएगी और टी20 वर्ल्ड कप में पहुंच जाएगी, नहीं, वो थोड़ी बहुत बैलेंस उम्मीद ज्यादा रहेगी उस मामले में। लेकिन कुवैत उन टीमों में से होगी जो मामला बिगाड़ सकती है। तो सतर्क यहाँ हांगकांग को काफी है ना, क्योंकि हांगकांग की खुद की फॉर्म भी लचर रही है। 10 मैचों बाद एक ऐसी परफॉर्मेंस आई थी 212 वाली। बिल्कुल, और हेड टू हेड में जो इनका हाल है हांगकांग वर्सेस कुवैत का, उसमें हांगकांग जो है वो लीड कर रहा है 2-0 से। बिल्कुल सही कहा आपने, 2 मैचेस खेले, दोनों में हांगकांग को जीत मिली है। और बिल्कुल प्रोबेबल 11 की बात करें अगर हांगकांग की, तो निजाकत खान जो कप्तान है टीम के कंटिन्यूसली, और अंशुमन राज, बाबर हयात, मार्टिन क्वाइटजी, उसके बाद देखें यासिन मुर्तज़ा, जिशान अली, एजाज खान, आयुष शुक्ला, एहसान खान, मोहम्मद गजनफर और नसरुल्लाह राणा। लगता नहीं है हमें कि शायद हारून अरशद को यहाँ मौका मिलेगा शायद, और जो डेली क्रिकेट को लगता है नसरुल्लाह राणा को ही, बिल्कुल सही कहा आपने, डेली क्रिकेट की तरफ से नसरुल्लाह राणा ही होंगे एक पेसर जो एड ऑन होंगे एजाज और आयुष के साथ। बिल्कुल वहीं अगर कुवैत की प्लेइंग 11 की बात करें दूसरी तरफ तो मोहम्मद असलम कप्तान होंगे, सिराज खान, रवीजा संदारुवन, उसके बाद अगर मैं देखूं मीत भावसर, जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे कुवैत के लिए, सैयद मुनीब, इन्हें नीचे लोअर ऑर्डर में हिटिंग करने का काम इनको मिला होगा, इलियास अहमद, मोहम्मद शफीक, यासीन पटेल, बिलाल ताहिर, परविंदर कुमार और उस्मान इब्राहिम। तो ये कुवैत की प्लेइंग 11 और दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह की नजर आ सकती है ना। कुछ कह रहे थे प्लेइंग 11 से पूछने से पहले कि किस तरीके की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस गेम को, हांगकांग के पर्सपेक्टिव से आप किस चीज पर ज्यादा जोर देना चाहेंगे कि वो जोर दे इस गेम पर, टॉस जीतकर क्या करें? नहीं, दोनों चीज़ों पर ही एक्चुअली, बैटिंग भी बॉलिंग भी। बाबर हयात हैं जो एक सिंगल हैंडली काफ़ी रन कर रहे हैं, मार्टिन क्वाइटजी अब इस टूर्नामेंट में कैसा करेंगे ये अपने आप में है, क्योंकि जो ग्रुप है हांगकांग का वो बहुत ज़्यादा कहना होगा टफ नज़र आ रहा है, क्योंकि कुवैत, बहरीन जैसी टीमें यहाँ पहले ही मौजूद हैं जो हांगकांग से तो शायद जो है टक्कर देने लायक जरूर है, यहाँ हराने लायक। बहरीन तो यूएई को हरा देता है तो टक्कर की क्या बात, जरूर। तो यहाँ पर हराने वाली बात आ जाती है कि हाँ भाई कुवैत हरा भी सकती है आपको। तो क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा अपना जो है हांगकांग को लगातार उठा के रखना है अगर उन्हें कुछ करना है 2024 के लिए, वर्ल्ड कप के लिए कुछ उम्मीदें जगानी है, क्योंकि आपके ग्रुप में कुछ ऐसा नहीं है सब डाई है, करो मरो वाला सिचुएशन नहीं है। बस हर मैच में यही है कि हाँ भाई आपको जीतना ही जीतना होगा। तो उसके लिए बैटिंग और बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत वीक नजर आ रही है। बैटिंग भी एक प्लेयर चल रहे हैं बाबर हयात, मार्टिन क्वाइटजी ने दिखाया था, उम्मीद करेंगे देखते हैं कंसिस्टेंसी देखनी है, बस यही तो कंसिस्टेंसी देखी है। जी हाँ, इसलिए हम बार बार बाबर हयात का नाम ले रहे हैं। और बाकी निजाकत, अंशुमन भी थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, एजाज खान का बल्ला नहीं चल रहा, तो आखिर होगा क्या, कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तक प्रॉमिसिंग स्टार्ट जो मिला नहीं है, चाहे मलेशिया सीरीज हो, एशियन गेम्स हो या फिर नेपाल की ट्राई सीरीज। बिल्कुल, आप ट्राई सीरीज को भी अगर आप देखेंगे तो 4 में 1 में आपको जीत मिली, और वो 2 इतना बड़ा जो स्कोर है वो लगभग 10-15 मैचेस बाद
आया तो परफॉर्मेंस इतनी खासा रही नहीं है। उसके बाद हम अगर बात करें कुवैत के लिहाज से, तो एंड कुवैत के लिए आप यहाँ क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बॉल टॉस जीतकर वो क्या ले, क्या किस तरह की चीज़ आप देखना चाहेंगे? पहले चेज या पहले बैटिंग? नहीं, कुवैत का कुवैत चेस करे, कुवैत उसके लिए जाए तो बेहतर होगा। पहले बॉलिंग ले ले, सामने वाली टीम का एक स्कोर जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि हांगकांग की बैटिंग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप चाहेंगे कि हाँ थोड़ा सा हम कोशिश करें कि जब बस इनको रोक के रखें। कमज़ोर तो यार नहीं, ये नहीं कहूँगा कमज़ोर है, लेकिन आजकल रन से भरी पड़ी देखिए यही तो बस दिक्कत है। अब टीम जब बाहर हो जाएगी, आप टूर्नामेंट में किस तरीके से जा रहे हैं ये जरूरी है। आपकी जो बैटिंग है वो पूरी सीरीज में, एशियन गेम्स में और ट्राई सीरीज में खेलकर कुछ रन्स करते तो ये आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये टूर्नामेंट है सर। आपकी टीमों में, आपके ग्रुप में बहुत टफ टीमें हैं। आपको सिंगापुर और ये थाईलैंड जैसी टीमें अब नहीं मिल रही हैं जहां पर आप अच्छी तरह से रन्स कर लेंगे, 268 मार सकते हैं आप। अब वो टीमें नहीं है यहाँ पर। अब टीमें, माफ कीजिएगा, वो तो मलेशिया नहीं मारा था। अब बड़ी बड़ी टीमें, अब आपके सामने बड़ी टीमें हैं जिन्होंने यूएई तक को हराया हुआ है, ओमान को हराया हुआ है, तो अपने आप में थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी चाहिए टूर्नामेंट्स में। जब भी घुसती है कोई टीम तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा उस टीम का 2024 में पहुंच पाना। बिल्कुल सही कहा आपने, कंसिस्टेंसी हांगकांग को दिखानी होगी जो हमें सिर्फ अभी तक दिखी नहीं है, और बाबर हयात के अलावा वो कंसिस्टेंसी हमें कहीं नजर नहीं है। एहसान खान भी जिस तरीके से एक उनसे एक्सपेक्टेशन थी, वो एक्सपेक्टेशन वाली परफॉर्मेंस, वही एक्सपेक्टेशन बस बची हुई है उन्हीं से, और अभी भी एक्सपेक्टेशन बची हुई है बॉलिंग यूनिट में। तो एहसान खान वो उस लेवल का परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दे पाए जो अयान अफजल खान ने एक ही मैच बनाकर दिया नेपाल ट्रांजिट सीरीज के फाइनल में। तो खैर अभी ये देखना होगा। वहीं पर तो हांगकांग को कंसिस्टेंसी रखनी होगी और कुवैत से सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये टीम डेफिनेटली गेम बिगाड़ने वाली बिल्कुल जरूर बनेगी और ये आपको मैच हरा भी सकती है। वहीं कुवैत के लिए एंड जैसा कहा, टॉस जीतकर पहले एक स्कोर पता चल जाए तो वो चेस करे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम विन प्रेडिक्शन की बात करें तो हम यहाँ पर थोड़ा और क्लोज करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे 55% हांगकांग और 45% कुवैत यहाँ पर, क्योंकि जो हांगकांग की रिसेंट फॉर्म रही है उसको देखते हुए और कुवैत भी अच्छा करता है, तो कहीं ना कहीं 55-45, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एज जो है वो हांगकांग को ही जरूर जाएगा। फिलहाल इन चारों मैच रिव्यूज में इतना ही। इन सबकी एनालिसिस आपको सिर्फ और सिर्फ बिलग्रेड मिलेगी। इसमें जो रिकॉर्ड्स बनेंगे वो सारा का सारा आपको कम्युनिटी टैब में फास्टेस्ट में प्रोवाइड कराया जाएगा। सारे आर्टिकल, सारी डिटेल्स, सब कुछ रीजनल फाइनल से रिलेटेड आपको सिर्फ और सिर्फ बिलग्रेड मिलेगा। सिर्फ एक टीम की नहीं कि आपने एक ही टीम का आप देख रहे हैं और बाकी 7 टीमों का आपको नहीं मिल रहा, आपको सब टीमों का बराबर इक्वली इस बिलग्रेड प्लेटफॉर्म में मिलेगा और कहीं पर भी नहीं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि 5 तारीख तक नॉन स्टॉप एक्शन और स्टैट्स और कई सारे इनसाइट आपको सिर्फ और सिर्फ बिलग्रेड मिल जाएंगे। बाय।